हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स। अब देखिए, शॉर्ट नोट्स को हम 10 मिनट में रिवाइज करेंगे, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करेंगे, हर एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे और उसी के साथ में थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। तो ये जो शॉर्ट नोट्स है ये है मिलेंगे आपको फ्लो चार्ट के रूप में। जैसे कि हम ऑर्डिनरी पॉइंट्स में करेंगे उससे ज़्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन फ्लो चार्ट से करेंगे तो याद भी जल्दी होता है और समझ में भी बहुत ही अच्छे से आएगा। तो फिर आगे आने वाली जो 5 से 10 मिनट हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भैया इनको ध्यान से सुनना, आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीटली रिवाइज हो जाएगा। अब देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने अगर पहली बार आए हो चैनल पर तो भैया सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही 10th के सभी टॉपिक्स के आप लोगों को क्या मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे। और उसी के साथ में आप लोगों का लाइक करना बनता है, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के लिए आप लोगों का लाइक करना ज़रूर से बनता है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। ये नहीं कि आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया और उसका इलेक्ट्रिसिटी कहीं पर ही अटक रहा है, नहीं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो सबसे पहली जो क्वेश्चन आता है वो आता है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसकी ऐसा यूनिट कोलम्ब होती है, जिसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। अब देखिए, होता है एक ही है, लेकिन प्रोटॉन में क्या होता है, प्रोटॉन बस एक पॉजिटिवली चार्ज क्वांटिटी होती है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं नेगेटिवली चार्ज क्वांटिटी। और जो इसके अंदर वैल्यू रहती है ई की, इसमें बस वो पॉजिटिव हो जाती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्ब, और अगर इसमें बात करती हो जाती -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्ब। और अगर उसी के साथ में बात करें यहाँ पर Q इज इक्वल टू होता है, अगर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो उनका टोटल चार्ज कितना होगा, वो होता है N इंटू ई। तो ये होता है चार्ज ऑन N इलेक्ट्रॉन्स। अभी मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। ये बताइए कि 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनके ऊपर कितने कुलाम्ब ऑफ चार्ज रहेगा। तो बहुत ही आसान है, जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, 5 इलेक्ट्रॉन है तो उनके ऊपर चार्ज कितना होगा, इस फॉर्मूला के अंदर जल्दी से रखो और आंसर बताओ भैया जल्दी से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार में आंसर आ सकता है। तो क्या करना था, जिसने भी आंसर बता दिया बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, और जिसने नहीं बताया वो ध्यान से सुनो। Q इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, वो है एन ई। अब यहाँ पर एन रिप्रेजेंट करता है कि भैया कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर यहाँ पर बात करें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो आप 5 इलेक्ट्रॉन हो गए तो क्या करेंगे भैया 5 इंटू ई कर देंगे, और यहाँ पर 5 ही हो गया इसका चार्ज। तो यहाँ पर जो इसका आंसर रहेगा Q इज इक्वल टू 5 ई। और उसके बाद में अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर देना 5 इंटू 1.6 इंटू यहाँ पर 10⁻⁻19 करके आप इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इतने कोलम्ब चार्ज उस पर रहेगा। देन फिर इसके बाद में बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट की बेसिक डेफिनेशन ये होती है कि द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज क्यू फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन टाइम टी। तो आई इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कितने अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो और कितने टाइम में होता है। यहाँ से जो बेसिक डेफिनेशन आती है वो आती है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। देन फिर इसके बाद में ये इलेक्ट्रिक करंट होती कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी होती है, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पेयर। ऐसा यूनिट याद रखना, ऐसा यूनिट से क्वेश्चन पूछा गया था एक बार सीबीएसई 2017 में, यहाँ से क्वेश्चन आया था। इसमें बोला गया था कि डिफाइन 1 एम्पेयर। तो 1 एम्पेयर को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, इस फॉर्मूला में देखें तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी रहता है। तो इसमें 1 एम्पेयर क्या होगा, वो होगा 1 कुलाम बाय 1 सेकेंड, जब भी 1 एम्पेयर आएगा। तो अब यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि 1 एम्पेयर इज डिफाइंड एज व्हेन 1 कुलाम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड थ्रू अ कंडक्टर, देन द करंट विल बी ऑफ 1 एम्पेयर। इस तरीके से याद रखिएगा। देन फिर इसके बाद में जो डिवाइसेस यूज में ली जाती है, मेनली जो डिवाइस काम में ली जाती है वो ली जाती है एम मीटर। एम मीटर को किस तरीके से कनेक्ट करा जाता है, एम मीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एम मीटर और जो वोल्ट मीटर होता है उसको किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। तो अभी याद रखिए कि जो एम मीटर होता है उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं और इससे हम मैग्नीट्यूड मेजर कर सकते हैं। और अगर हमें डायरेक्शन पता करनी हो तो उसके लिए हम गैल्वेनोमीटर यूज में लेते हैं। ये क्वेश्चन शायद 2016 में पूछा गया था कि वाई गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड। तो गैल्वेनोमीटर यूज्ड इसलिए लिया जाता है क्योंकि उससे हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पता कर सकते हैं। देन फिर इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। जो है वो किससे मेजर किया जाता है, वो किया जाता है हमारा वोल्ट मीटर से। अब पोटेंशियल डिफरेंस इस साल हट गया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को याद नहीं रखना, बस आपको ये याद रखना है कि कौन सी डिवाइस से मेजर करा जाता है। तो वोल्ट मीटर से किया जाता है। वोल्ट मीटर को किस में कनेक्ट करा जाता है, वोल्ट मीटर को हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। और पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट होती है। और एक और इसका अगर आपको बाद में इसका फॉर्मूला बताऊंगा कि क्या काम में आएगा। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है यहाँ पर ओम्स लॉ। तो ये जो ओम्स अंकल हैं ये बहुत ही वीवीआईपी हैं।
ठीक है। क्या है ये है वीवीआईपी है भैया, ओम्स अंकल। अब ये वीवीआईपी का मतलब ये है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका, ओम्स लॉ का क्या है, वीवीआईपी है ये, ठीक है। अब इसके अंदर ये वीवीआईपी है तो इसका ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये पूरा पूरा इसी के ऊपर ही बेस्ड है। तो इस ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड एट इट्स टर्मिनल। आपको इतनी सी बात याद रखनी है, मैथमेटिकली इतना सा कहना है कि ओम्स अंकल जो थे वो ये कह करके गए थे कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जब इसका प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटाते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है V इज इक्वल टू आई आर, और ये जो R है ये था कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, और इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर बात करी गई है। अब अगर इसको थोड़ा डिटेल में समझना है उसको समझा देता हूँ, सभी सुन लेना इस बात को ध्यान से कि ये जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा तो एक तरफ इन्होंने V रख दिया और एक तरफ इन्होंने I रख दिया। तो जब इन्होंने ग्राफ प्लॉट करा तो इनको ये मिला कि जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन है मतलब कि एक तरीके से ये प्रोपोर्शनल रहेगा, तो इसके अंदर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको कि रेजिस्टेंस कह दिया। आपको बस इतनी सी बात याद रखें कि V इज इक्वल टू आई आर रहता है, ओम्स लॉ। देन फिर इसके बाद में अगर बात करें रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन रहेगा, तो हम रेजिस्टेंस का रिलेशन निकालेंगे, I इज इक्वल आर इधर आ गया और ये हो गया V बाय आई। और अगर वोल्टेज कॉन्स्टेंट रहता है तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और करंट कॉन्स्टेंट रहता है तो ये वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देन फिर इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आते हैं हमारे रेजिस्टेंस। अब देखिए जो रेजिस्टेंस भैया हैं इनसे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंफर्म आता है, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई को इतना ज़्यादा पसंद है, इतना ज़्यादा पसंद है कि इन्होंने 2010 से लेकर के 2020 में ही इस क्वेश्चन को 6 बार पूछ लिया, वो भी अलग अलग स्टाइल में। ये इनका सीबीएसई वालों का स्टाइल है। तो भैया ये वाला जो है ये भी वीवीआईपी एंट्री से ही आएगा, तो इस वाले फैक्टर्स को जरूर से याद रखना। अभी करेंगे इसके बाद, पहले रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। देखिए रेजिस्टेंस का मतलब कि इसके नाम से समझ में आ रहा है, रेजिस्ट का मतलब है कि किसी चीज को रोकना। तो रेजिस्टेंस क्या होता है कि जब कंडक्टर होते हैं तो कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसी प्रॉपर्टीज कंडक्टर की जिसकी हेल्प से वो इसके जो करंट फ्लो हो रहा है उसको अपोज करे। तो आपको इतनी सी बात रखनी है कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ इट ओपोजेस और रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। तो ये होता है रेजिस्टेंस, और इसका जो ओम्स लॉ से हमने अभी भी करा था, ओम्स अंकल ने कहा था कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो R इज इक्वल टू V बाय आई होगा। और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसकी ऐसा यूनिट होती है ओम, और उसके अलावा होती है वोल्ट एम्पेयर। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है जो कि वीवीआईपी क्वेश्चन है वो ये है कि यहाँ पर फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड, तो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है ये याद रखना। ये 4 पॉइंट हैं, 4 के 4 पॉइंट लिख के आने हैं, पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये 4 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, और फिर उसके बाद में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है लेंथ के, और फिर उसके बाद में जो नेचर है, नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है और टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस टेम्परेचर के ऊपर इसे ऑपरेट किया जाता है। और जब इन तीनों इक्वेशन को R इज इक्वल टू 1/a को और R इज प्रोपोर्शनल टू L को, इन सभी को कंबाइन करते हैं तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है R इज इक्वल टू रो L बाय A। तो यहाँ पर जो रो है ये होती है रेजिस्टिविटी। जब इसमें प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं यहाँ से देखिएगा ये R प्रोपोर्शनल टू L बाय A हो गया। तो जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जिसको कि क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे एक बार डायरेक्टली एक वैल्यू पुट करने वाले क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक वायर है जिसकी की लेंथ कितनी है, वो है 1 मीटर, ठीक है, लेंथ दी हुई है 1 मीटर, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर गलती क्या करेंगे बच्चे, वो ये देखेंगे कि 1 है और अपॉन में 1 कर दिया, लेकिन यहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये गलतियाँ मत करना, सेंटीमीटर को मीटर में कर देना या फिर मीटर को सेंटीमीटर में कर देना, पर सभी की यूनिट्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और इसकी रो की वैल्यू आपको गिवन होगी और आपको उसका रेजिस्टेंस निकालना होगा। देन फिर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि है हमारे यहाँ पर इसमें आता है, वो आता है रेजिस्टिविटी। अब देखिए रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। क्या होती है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ अ यूनिट लेंथ यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जब उसकी यूनिट कितनी है, मतलब कि एक यूनिट लेंथ है उसकी, एक यूनिट कुछ भी हो सकती है, ये मीटर भी हो सकती है, सेंटीमीटर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, यूनिट लेंथ है और यूनिट ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो इसी को ही क्या कहते हैं भैया, रेजिस्टिविटी कहते हैं। और इसकी जो यूनिट है वो होती है ओम मीटर होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, वो होती है ओम मीटर। और इससे क्या क्वेश्चन पूछा गया था भाई, रेजिस्टिविटी से जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था
करीब करीब 2018 में ये क्वेश्चन पूछा था। 18 में क्वेश्चन ये पूछा था कि एक टेबल गिवन थी जिसके अंदर अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज गिवन थी रेजिस्टिविटी की, और फिर उसके बाद में बोला गया था कि कौन सा मटेरियल है जो कि काफ़ी ज़्यादा कंडक्टिव है। तो इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन ये था, ये वाला जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इससे इंपॉर्टेंट ये है कि रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा थी, मतलब कि जिसका रो ज़्यादा था उसकी कंडक्टिविटी कम थी, तो मतलब कि एक तरीके से वही सबसे ज़्यादा कंडक्ट करेगा जिसकी क्या होगी, रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी। तो उसमें ये पूछा गया था कि कौन सा कंडक्टर है कौन सा इंसुलेटर है। तो आपको ये बात याद रखने की जो रेजिस्टिविटी है और कंडक्टिविटी का क्या रिलेशन रहता है। और मेटल्स जो होती हैं उनकी रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा लो होती है जो कि कंडक्टर्स होते हैं, और जो हमारे नॉन मेटल्स या फिर जो भी आप इंसुलेटर्स कहते हैं वो क्या होते हैं, उनकी रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा लो रहती है। ठीक है, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में मेरा एक सवाल है, सभी बच्चे हैं ध्यान से सुनना इस बात को, ये मेरा हर एक स्टूडेंट से सवाल है कि जो हमारे डोमेस्टिक होते हैं, आप लोगों को पता है कि सीरीज और पैरेलल क्या होता है, हमारे जो डोमेस्टिक अप्लाइंसेस होती है जैसे कि एसी, टीवी, फ्रिज, कूलर, सब कुछ जो भी हमारे घर में कनेक्टेड है वो किस तरीके से कनेक्ट होता है, वो सीरीज में कनेक्ट होता है या फिर वो पैरेलल में कनेक्ट होता है। जल्दी से बताओ, कमेंट सेक्शन के अंदर भर जाना चाहिए इस बात से कि सीरीज में होता है पैरेलल में होता है, हर एक से आंसर चाहिए मेरे को। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि सीरीज में होता है या पैरेलल में होता है। देखो जब कभी भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं तो आप ये मत सोचा करो कि दूसरे क्या सोचेंगे, कोई नहीं सोचता, ये सब आपके जैसे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं और अलग अलग हैं सभी को, किसी को आता है किसी को नहीं आता, जिसको नहीं आता वो सीख के जाता है, जिसका गलत होता है वो तो और अच्छे से सीख के जाता है। तो आप लोग ये मत डरा करो कि मतलब कि भैया पढ़ लेंगे, ये मेरे साथ वाले पढ़ लेंगे कि मेरे को आया नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किसी को भी नहीं आता था। मैं जब था मेरे को भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था। तो अब इस क्वेश्चन का इस जो प्रॉब्लम है आप लोगों की कि किस तरीके से करें, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि मैं जो भी क्वेश्चन पूछूँ उसका आंसर दे दिया करो। ठीक है, तो अब बताओ भैया इसका आंसर क्या है कि डोमेस्टिक अप्लायंसेस टीवी फ्रिज वगैरह जो होती हैं वो सीरीज में कनेक्ट होती हैं या फिर पैरेलल में कनेक्ट होती हैं। देखो दिमाग लगा करके सोचना, इसका टाइम है आप लोगों के पास में, मैं इसका आंसर बताऊंगा पर इसका आंसर जरूर से सोच लेना मैं जब इसे समझाऊं। ठीक है, तो आंसर अभी बताओ। देखो अगर समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ी देर में ये सीरीज और पैरेलल समझाऊंगा, उसमें समझ में आ जाना चाहिए। देखिए अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि इस तरीके से समझिए कि एक रेजिस्टेंस है, फिर उसके साथ में दूसरे रेजिस्टेंस को, तीसरे रेजिस्टेंस को एक के बाद एक लगा दें। क्या कर दें, एक के बाद एक। तो इसमें आप ये समझ सकते हो कि आपको क्या करना है, इन सभी को एक के बाद एक लगाना है। जैसे रेलगाड़ी होती है ना, आप लोगों ने ट्रेन तो देखा ही होगा, ट्रेन जो होती है उसके अंदर डब्बे एक से एक कनेक्टेड होते हैं, वैसे ही ये कनेक्टेड होते हैं। इनका एक पॉइंट ये रहता है और एक पॉइंट ये रहता है और बीच में ये कनेक्टेड रहते हैं। तो ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, और इनके थ्रू क्या रहेगा, करंट सेम रहता है, बस पोटेंशियल डिफरेंस अलग रहता है। अब देखिए अगर मैं ये मान लो कि ये इसका स्विच है, क्या है, ये है इसका स्विच, और मैंने फिर इसको यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर दिया, इसमें बीच में स्विच लगा रखा है, और ये मान लो कि ये मेरा है एसी है। ठीक है, ये है एसी, और ये क्या है, ये है हमारा बल्ब, ये है बल्ब, और फिर ये क्या है, ये है हमारा तीसरे वाला, ये है टीवी। अब देखिए क्या हो रहा है, ठंड हो रही है और मेरे को करना है एसी बंद, और मैंने क्या कर रखा है, इन सभी को सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। अब मैं जैसे ही एसी जो है मेरा क्या है, मेरे एसी को अगर मैं बंद करूंगा, मतलब कि स्विच को ऑफ करूंगा, तो क्या होगा, एसी चलना बंद हो जाएगा। अब जब एसी चलना बंद हो गया, सारी की सारी अप्लायंसेस बंद हो जाएंगी। अब ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने एसी का स्विच लगा रखा, और जैसे ही मैंने एसी के स्विच को ओपन किया तो ओपन करते क्या हुआ, सर्किट ब्रेक हो गया और करंट आगे फ्लो नहीं हो पाया। तो एक जगह पर जब अगर सर्किट ब्रेक हो जाता है तो वहाँ पर हम कोई भी इंडिविजुअल अप्लायंसेस को यूज़ में नहीं ले सकते। लेकिन हमारे घर पे क्या होता है, अगर आप लोगों को एसी चलाना है चला लो, टीवी चलाना है चला लो, किसी को बंद रखना है तो भी बंद रख लो। तो अब बताओ कि ये क्या, ये सीरीज में होते हैं या फिर पैरेलल में होते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया कि जो हमारे घर पर कनेक्शंस होते हैं वो होते हैं पैरेलल में, क्योंकि हम आसानी से हर एक डिवाइसेस को इंडिविजुअली ऑपरेट कर पाते हैं। अब ये था इसके पीछे समझाने का मेरा रीजन। और इसका आर इक्विवेलेंट की अगर बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो वो रहती है सभी को एक साथ ऐड कर दीजिए और सभी के अंदर करंट सेम फ्लो करता है। और एक और जो इंपॉर्टेंट बात है कि जब इनके अंदर करंट सेम है तो इनके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट रहेगा, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर से रेजिस्टेंस सभी का अलग अलग है, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सभी का अलग अलग ही रहेगा। और नेक्स्ट जो इसके अंदर VVIP आती हैं भैया बातें, VVIP बातों को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। अगर कोई बात
इसमें से आप लोगों की नोटबुक में नहीं लिखी हुई है। अगर आप लोगों को नई बात लग रही है तो उसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो, क्योंकि नोट डाउन करोगे, रिवाइज करोगे तो उसके क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो शॉर्ट नोट्स हैं भैया, लॉन्ग में थोड़ी पढ़ रहे, हम तो इनको शॉर्ट्स में पढ़ रहे हैं। तो क्या करो, इनके अंदर जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको नोट डाउन करते हुए चलिए। तो अब यहाँ पर वीवीआईपी में क्या बात है, सबसे पहले इन्होंने बात कही है कि जो आर इक्विवेलेंट रहता है वो सबसे बड़ा होता है, कितना भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस हो। जैसे कि 5 ओम है, 10 ओम है और एक 15 ओम का रेजिस्टेंस है, और इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा भैया, 10 और 5 15, ये हो गया 30 ओम। तो ये बात हमेशा याद रखना कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा सीरीज में, वो इंडिविजुअल कितना भी रेजिस्टेंस हो उससे सबसे ज़्यादा होने वाला है। अब इसमें आप इसको इस तरीके से अगर एग्जाम में कर रहे हो और उसमें अगर रेजिस्टेंस आपका कम आ रहा है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है, ये बात याद रखना। ये शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, पर इसको नोट डाउन कर लेना कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगा, जितना भी मैक्सिमम हो उससे ज़्यादा रहेगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर 2 डिफरेंट डिवाइसेस एक साथ ऑपरेट नहीं हो सकती, इसलिए इसको डोमेस्टिक अप्लायंसेस में काम में नहीं लेते। और मैक्सिमम रेजिस्टेंस अगर चाहिए होता है, हमें किसी भी जगह पर अगर मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसके लिए सीरीज कॉम्बिनेशन को काम में लेते हैं। और एवरी रेजिस्टेंस के अंदर करंट सेम रहेगा और इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रहता है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आता है जो कि इसका भाई है, वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो कि हम घरों में काम लेते हैं। तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इसके अंदर जब इसको क्लोज कर दिया जाएगा, सर्किट क्लोज नहीं करा मैंने, ये सर्किट क्लोज कर दी और यहाँ पर वोल्टेज वी की बैटरी लगा दी, और जब इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें करंट जब फ्लो करता है तो अलग अलग रहता है, लेकिन इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। इनमें करंट अलग अलग रहेगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व इस तरीके से करते हैं कि जो आई है, आई इज इक्वल टू रहता है I1 प्लस I2 प्लस ऑफ I3, ठीक है, ये होता है। अब उसके बाद में हम क्या करते हैं, ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर लगाएंगे, V इज इक्वल टू आई आर लगाए तो हमें I की वैल्यू चाहिए, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा V बाई आर, और यहाँ पर R क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा R इक्विवेलेंट। देन फिर इसी तरीके से I1 की अगर वैल्यू निकालेंगे तो I1 की जो वैल्यू होगी वो होगी V अपॉन R1। जब इस तरीके से सॉल्व करते तो V से V कैंसिल आउट हो जाता है और लास्ट में जो बचता है वो बचता है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस 1 अपॉन R3। इसी तरीके से सोन चलता रहता है, जितने भी रेजिस्टेंस हो उनको 1 अपॉन में करके ऐड करना है। और इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा, जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा वो हर एक रेजिस्टेंस से कम रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक है 2 ओम का और एक है 4 का और एक 6 का है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसा होगा, मैं निकाल के बताता हूँ कि 1/2 प्लस 1/4 प्लस ऑफ 1/6, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या ले लेंगे भैया, एलसीएम में ले लेते हैं 12, ठीक है। ये हो गया 6 और ये हो गया 3 और ये क्या हो गया, ये हो गया 2। तो जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये हो गया 6 और 3 9 और 2 11, मतलब कि 6 और 3 9, हाँ, और ये 11 और 11 बटे हो गया 12। तो ये भैया ये गलती मत करना, देखो यहाँ पर ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है आर इक्विवेलेंट, देखा आपने, ये 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट नहीं आया। तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट जो इसका रहेगा वो रहेगा यहाँ पे क्या होगा, 12/11। तो आप इसका देख सकते हो, हमारा मिनिमम तो 2 ओम है लेकिन ये आ रहा है 12/11, जो कि क्या होगा 1 से ज़्यादा रहेगा पर 2 से कम होगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा वो हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम रहने वाला है। और दो जो रेजिस्टेंस हैं उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या रहेगा, डायरेक्टली इसका फॉर्मूला है R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। इसके लिए रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं है, अपॉन में वापस से करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर बस आपको इतना से याद रखना है कि R1 अपॉन R1 इंटू R2 डिवाइडेड R1 प्लस R2। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है हर एक रेजिस्टेंस के अलोंग वो रहता है सेम, और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो रहता है डिफरेंट। ये बात हमने पढ़ी थी। और हर एक जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस उसको हम आसानी से ऑपरेट कर पाते हैं, इसीलिए वो डोमेस्टिक अप्लाइंसेस होती हैं उनको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है जूल्स हीटिंग लॉ। इससे एक न्यूमेरिकल कंफर्म आता है, 2 या फिर 3 नंबर का न्यूमेरिकल आता है। इसकी कुछ बातें जो कि आप लोगों को याद रखनी है कि जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है स्क्वायर ऑफ करंट के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है रेजिस्टेंस ऑफ गिवन जो भी रेजिस्टेंस है उस मटेरियल का, और उसी के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है कि कितने टाइम के लिए वो चला। तो जब इन तीनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो यहाँ से हमें मिलता है कि हीट इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT, हीट इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू टी। और यहाँ पर अगर इसको हम ओम्स लॉ लगा करके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा H इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय RT। और एक और तरीके से भी लिख सकते हैं इसे, H इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं VI इंटू टी,
ठीक है, इस तरीके से भी आप इसे लिख सकते हो। तो ये आपको कुछ कुछ बातें हैं जो कि आपको सीखनी होंगी, किस तरीके से फॉर्मूला को कन्वर्ट करना है। यहाँ पर जैसे कि मैंने v² कैसे लिख दिया, इसको इस तरीके से लगा था, ओम्स लॉ लगाए, v = IR लिखा। अब मेरे को इसको v की फॉर्म में चाहिए, तो मेरे को अगर मान लीजिए कि वोल्टेज पता है तो मैं क्या करूँगा, v = v/r कर दिया, और I था, और I के अंदर जैसे इसकी वैल्यू रखी थी, हो गया v²/RT, इसका करेक्ट आंसर। देन फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है पावर। अब देखिए पावर क्या होती है, पावर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि आप किस रेट से काम करते हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या रहेगा, वो रहेगा P = W/T, कि कितने रेट से वर्क कर रहे हैं। और जब पोटेंशियल डिफरेंस को हम पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि V = W/Q रहता है, और यहाँ से हम W की वैल्यू निकाल लेते हैं। W की वैल्यू जो आती है वो आती है V × Q, और ये हो गया W के बराबर। तो जब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये Q I = हमने पढ़ा था Q/T, तो इसको क्या बोल देते हैं, वो बोल देते हैं I। देन फिर इसके बाद में इसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, और इसको एक तरीके से आप ये भी समझ सकते हो कि पावर वो होती है कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि कंज्यूम होता है सर्किट में पर यूनिट टाइम। ये है इसकी डेफिनेशन। इसको एक तरीके से और भी बोल सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कंज्यूम इन अ सर्किट पर यूनिट टाइम। और इसकी जो ये यूनिट रहती है वो रहती है वोट, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब इसका जो फॉर्मूला है वो रहता है P = VI। ओम्स लॉ लगाया सबसे पहले V = IR से, तो यहाँ से जो पावर बनी वो बनी I²R, और फिर से एक और बार लगाए I = V/R, तो V²/R बना। देन फिर इसके बाद में जो आते हैं वो आते हैं एनर्जी कंजप्शन। एनर्जी कंजप्शन क्या होता है कि पावर कितनी है और वो कितनी देर के लिए चला। अब यहाँ पर टाइम डिपेंड करता है, जैसे कि अगर हम कमर्शियल की बात करें तो कमर्शियल के अंदर होता है kWh। तो अगर आपको बोला गया कि 10 मिनट के लिए कोई भी डिवाइस को ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, 10 मिनट के लिए कर रहे हैं तो आपको इसको हावर में कन्वर्ट करना होगा, 10/60 हार्स। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को कन्वर्ट करके करना है, क्योंकि आपको कमर्शियल यूनिट निकालने की कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने कंज्यूम करी। और इसमें कुछ कुछ यूनिट्स हैं, जैसे कि 1 किलोवाट कितना होता है, वो होता है 1000 वोट होता है, और 1 मेगावाट 10⁻6 वोट होता है। 1 हॉर्स पावर, ये क्या है, HP है, वो है हॉर्स पावर, वो होती है 746 वोट्स। ये बात याद रखना, 746 वोट्स होती है। और इसको जूल में भी कहा जाता है, क्योंकि एनर्जी है तो एनर्जी की जो यूनिट रहती है वो रहती है जूल। तो जूल क्या होता है, जूल होता है भैया वोट सेकंड होता है, और ये रहता है 1 kWh = 3.6 × 10⁻6 जूल्स। ठीक है, अब उसके बाद में एक और जो है, जो हमारा एक्स्ट्रा VVIP है, इसको VVIP एंट्री से हमने बुलाया था। तो इसका क्या है भैया, इसमें है ये है कि बल्ब फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का ही क्यों बनाते हैं। और भी तो हमारे पास में डिवाइसेज है, एल्यूमिनियम का बना लो भैया, कॉपर का बना लो, हम बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं, हमारा गोल्ड का बना दो, लेकिन पर ये टंगस्टन का ही काहे बनाते हो। तो देखिए इसके पीछे का रीज़न इतना सा है, इसके ऐसा इसलिए होता है। अब BC लिखा हुआ है, अब BC का मतलब होता है बिकॉज। ठीक है, बिकॉज की स्पेलिंग बताओ, चलो बहुत सारे लोगों को नहीं आती इसकी स्पेलिंग। देखते हैं भैया बिकॉज की स्पेलिंग कौन कौन बताता है, क्योंकि हमारे साथ का ही लड़का था, उसको बिकॉज की स्पेलिंग नहीं आती थी। देखते हैं कि आप लोगों में से कितनों को आती है। अरे इसकी तो बता देना कम से कम। ठीक है, अब इसके पीछे बिकॉज इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर एक तो हाई रेजिस्टिविटी होती है और इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। जितनी भी एलिमेंट्स है उसमें हाईली रेजिस्टिविटी होती है, क्योंकि हमें उसको हीट देनी है, तो उसको रेजिस्टेंस की तरह काम करना है, उससे हीट लेनी है। तो क्या करना होगा भैया, हाई रेजिस्टिविटी चाहिए। हाई मेल्टिंग पॉइंट इसलिए चाहिए क्योंकि जब उसको हम चलाएंगे तो क्या होगा कि एक टेम्परेचर अचीव होगा, और टेम्परेचर हाई होगा तो वो क्या हो सकता है, मेल्ट हो सकता है, इसीलिए इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। चैप्टर क्लियर हो गया है तो इसी बात के ऊपर लाइक नहीं किया तो भैया लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो ऐसी और वीडियोज़ के लिए। टर्म 2 के सैम्पल पेपर अपलोड कर दी हैं, इसी चैप्टर की न्यूमेरिकल्स भी अपलोड कर दी, इसी चैप्टर का 1 शॉट रिवीजन भी अपलोड कर दिया, बहुत कुछ अपलोड कर दिया। बस आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना देख पाते हैं, कितना अच्छे से कर पाते हो। बहुत ही अच्छे से कर पाओगे, बस थोड़ी जो भी डाउट होते हैं उनको देख लीजिए, और अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।